स्वागत करता हूं आपके अपने YouTube चैनल अमित व्हीकल क्लासेस में। आज हमारी विगत वर्षों रेलवे ग्रुप डी, एनटीपीसी और आपका स्टेशन मास्टर यानी कि एनटीपीसी और टेक्नीशियन में आए हुए क्वेश्चनों की वीडियो नंबर आपकी 2। इसमें पहला इंपोर्टेंट हमारा क्वेश्चन है टाइम एंड वर्क का। देखिएगा क्या कह रहा है। एक आदमी, एक औरत, एक लड़का किसी काम को 3 दिन में समाप्त करते हैं। अकेला एक आदमी से 6 दिन में समाप्त करता है। अकेला एक लड़का इसे 18 दिन में समाप्त करता है। क्वेश्चन ये है कि अकेली एक औरत इस काम को कितने दिन में समाप्त करेगी। तो देखिएगा, एक आदमी, एक औरत और एक लड़का इस काम को समाप्त करते हैं 3 दिन में, जबकि एक आदमी समाप्त करता है इसे 6 दिन में और जबकि एक लड़का इसे समाप्त करता है 18 दिन में। हमारे से क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि एक औरत इस काम को कै दिन में समाप्त करेगी। देखिएगा, ये हमारे पास टाइम है, काम को समाप्त करने का टाइम। अगर हम टाइम का एलसीएम ले लेंगे यानी कि लघुत्तम समापवर्तक, तो यहां से हमारा टोटल काम निकल जाएगा। तो 3, 6, 18 का एलसीएम क्या निकल के आ गया 18, यानी कि टोटल जो काम है वो 18 है। 18 काम तीनों मिलकर करते हैं 3 दिन में, तो तीनों का एक दिन का काम हुआ आपका 6। अरे एक आदमी, एक औरत, एक बच्चा 18 काम 3 दिन में कर रहे हैं, तो इनका एक दिन का काम कितना हुआ 6। 18 काम एक आदमी 6 दिन में कर रहा है, तो एक आदमी का एक दिन का काम हुआ 3। 18 काम एक लड़का 18 दिन में कर रहा है। 18 काम 18 दिन में, तो एक दिन में कितना, एक काम। हमें काम कराना है औरत से, तो हमारे पास औरत का एक दिन का काम होना चाहिए। मैं देखता हूं हमारे पास टोटल काम है 18 जो हमें कराना है, और फिर निकालना है औरत का एक दिन का काम। कैसे निकालेंगे ध्यान दीजिएगा। आदमी, औरत और बच्चे का एक दिन का काम कितना है 6। आदमी का एक दिन का काम है 3, बच्चे का एक दिन का काम है 1। अगर मैं बात करने लगूं आदमी और बच्चों की, तो इन दोनों का एक दिन का काम है 4। और अगर मैं तीनों के एक दिन के काम में से, तीनों का मतलब है आदमी, औरत, बच्चा, इनके काम में से अगर मैं बच्चे और आदमी का काम घटा दूं, तो ये बताइएगा औरत का एक दिन का काम निकल कर आवेगा कि नहीं आवेगा। यानी कि औरत का एक दिन का काम है 2 और काम कितना है 18। जब औरत एक दिन में 2 काम करती है तो 18 काम को अरे कै दिन में समाप्त करेगी, 9 दिन में, और 9 ही हमारा क्या है, आंसर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका सेकंड। एलसीएम एचसीएफ का बहुत अच्छा क्वेश्चन है, नॉर्मल है, सिंपल है। कैसे करोगे ध्यान दीजिएगा। मैं आपसे कह रहा हूं 9/10, 12/25 और 18/35 और 21/40 का एचसीएफ क्या होगा। एचसीएफ का मतलब है आपका महत्तम समापवर्तक क्या होगा। तो देखिएगा, ये हमारे पास फ्रैक्शन में दिया हुआ है, भिन्न में दिया हुआ है। और जब कभी भी आपको किसी भिन्न का या फ्रैक्शन का एचसीएफ निकालना हो, तो निकालते कैसे ध्यान दीजिएगा। मान लीजिएगा आपके पास P/Q, P/Q मान लीजिएगा कोई आपके पास फ्रैक्शन है, तो आप उसका आप एचसीएफ निकाल रहे हो, तो ध्यान रखना ऊपरले वाले का तो निकालेंगे एचसीएफ और नीचे वाले का निकालेंगे भाई एलसीएम। क्लियर है कि नहीं। तो यहां हम एचसीएफ लेंगे, ऊपर वाली वैल्यू का लेंगे एचसीएफ और नीचे वाली वैल्यू का लेंगे एलसीएम। तो कैसे करेंगे ये बताओ। 9, 12, 18, 21 का जो एचसीएफ है वो होगा भाई 3। कितना होगा 3। और नीचे वाली वैल्यू का हम क्या लेंगे भाई, एलसीएम। और एलसीएम लेने की जो आपकी एक ट्रिक है, वो मैं आपको जब एवरेज पढ़ाएंगे ना, आपको एचसीएफ एलसीएम पढ़ाएंगे, तो उसमें मैं आपको डिटेल बता दूंगा। आपको करना क्या है ध्यान दीजिएगा, यहां भी ध्यान से देख लीजिएगा। ये बताओ इनमें सबसे बड़ा नंबर कौन सा, 40, तो हमने 40 लिख दिया। 40 के बाद 40 से छोटा नंबर कौन सा है, मैं देख रहा हूं सारे छोटे, लेकिन तुरंत छोटा कौन सा है, 35। 35 में 7 है और 5 है, लेकिन 5 यहां आ चुका है, तो यहां 40 में क्या मौजूद नहीं है, 7, तो गुना में क्या कर देंगे 7। अब इससे छोटा देखने लगे 25 है। 25 में 2 5 है, 1 5 आ चुका है, 1 5 और लेना, तो गुना में क्या कर देंगे 5। अगर हम देखने लगे यहां पे 10 है, तो 10 में 1 5 है, 1 2 है, 5 हम ले चुके हैं, 2 40 में मौजूद है, तो बस इनकी गुना कर दो, जो भी आएगा वही हमारा क्या होगा, आंसर। ऊपर तो आया 3 और नीचे आप गुना करोगे, देखो 7 पंजे 35,
और 35 की आप 4 में गुना करोगे, 35 की 40 में गुना करोगे तो 35 चौक का होगा आपका 140 और 0 की 0 यानी कि आंसर निकल के आया 1400 यानी कि 3 अपॉन में 1400 और यो ही हमारा क्या होगा आंसर होगा। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका 3। कैसे करेंगे ध्यान दीजिएगा, यहां जाइएगा, देखिएगा सबसे पहला आप इसमें गुना करोगे, गुना के बाद इसे जोड़ोगे और जो भी आएगा फिर आप उसकी है ना 999 से क्या करोगे गुना करोगे। लेकिन करना है कैसे ध्यान दीजिएगा, हम इसे ऐसे कर सकते हैं, मैं 999 को 1000 माइनस 1 लिख लूं और देखिएगा यहां पे 995 और अपोन में 999 और गुणा में कितना जी 999। जब हम इसकी रेस्पेक्टिवली इसमें ऐसे गुणा करेंगे तो 999 000 माइनस 999 और हमें सभी को पता है इसकी इसमें गुणा करने के बाद इस वैल्यू को हम क्या करेंगे ऐड करेंगे तो प्लस में आ जाएगा 995 और अपोन में क्या जी 999 और गुणा में क्या है जी 999। इसका यहां रोल कंप्लीट होने के बाद इस 999 से क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। अब मैं देख रहा हूं यह माइनस के 999 है और प्लस के 995 है तो माइनस के 999 प्लस के 995 में तो मैं कह सकता हूं 999 में से अरे हमें कितना घटाना है 4 तो माइनस के डायरेक्ट क्या कर देंगे भाई 4। अब 999 में से माइनस के 4 करोगे तो यहां निकल कर आएगा 998 और 996 और यही हमारा क्या होगा भाई आंसर होगा। क्लियर है कि नहीं? देखिएगा ये रहा आपका क्वेश्चन नंबर 4। एक बल्लेबाज की 11 पारियों का एक विशेष औसत है, 12वीं पारी में उसने 90 रन बनाए तथा उसकी औसत रन संख्या 5 कम हो गई तो 12वीं पारी के बाद उसकी औसत रन संख्या क्या होगी। 12वीं पारी के बाद का मतलब है अब नई औसत रन संख्या क्या होगी याद कीजिएगा। देखिएगा ये बताओ 11वीं पारी में का एक विशेष औसत था, हमें नहीं पता कितना था, लेकिन उसने 12वीं पारी में 90 रन बनाए। जब 12वीं पारी में 90 रन बनाए तो औसत 5 कम हो गया यानी कि एक का एवरेज 5 कम हो गया और ये बताओ पारी थी कितनी 11 तो मैं कह सकता हूं टोटल जो कमी होगी वो कमी होगी जी 55। 11 पंजे कितना 55 भाई औसत रन संख्या 5 कम होगी। जब एक पारी पे 5 कम तो 11 पारियों पे कितना कम होगी आपकी 55 और आपको बस कुछ नहीं करना है इन 55 को 90 में ऐड कर देना है और जब आप 55 को 90 में ऐड करोगे तो ये आपका निकल का आया 145 और यो ही 145 आपकी 12वीं पारी के बाद की औसत रन संख्या है और यही आपका क्या होगा आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 5। देखिएगा आपका आयु संबंधी का अच्छा क्वेश्चन है। एक व्यक्ति तथा उसके पुत्र की वर्तमान आयु का अनुपात 4:1 है तथा आयु का इनकी आयु का गुणनफल जो है वो 196 है तो 5 साल के बाद इनकी आयु का क्या अनुपात होगा ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा वर्तमान जो अनुपात है वो 4:1 है और मैं कह सकता हूं कि दिया हुआ है कि इनकी आयु का गुणनफल 196 है यानी कि इसका मतलब क्या है इन दोनों की आयु का गुणनफल 196 है। अब ध्यान दीजिएगा इस इक्वल टू यानी कि बराबर का क्या मतलब है जो इधर वो इधर। अगर हम इन दोनों की आयु का गुणनफल है तो इधर भी इन दोनों की आयु का क्या होना चाहिए गुणनफल। मैंने माना कि पुत्र x साल का है तो पिता क्या साल का होगा 4x का। अरे जब हमने 1 की वैल्यू x मान ली तो 4 की वैल्यू क्या होगी 4x होगी तो ये हमने कर लिया भाई 4x। ध्यान रखना यो दोनों की आयु का गुणनफल है तो इधर भी दोनों की आयु का गुणनफल होना चाहिए इसलिए मैंने 4x इंटू में क्या कर दिया जी x कर दिया तो 4x इंटू बराबर है 196 के। अगर हम गुणा करेंगे तो ये आ गया 4x स्क्वायर बराबर है 196 के। अगर हम इसे 4 से काट लेंगे 4 एकम 4 4 चौक 16 4 चौक 16 और 4 निगमा कितना भाई 36 यानी कि x स्क्वायर बराबर है 49 के। ध्यान रखिएगा अगर ये किसी का स्क्वायर है तो ये भी किसी का स्क्वायर होगा
एक्स स्क्वायर स्क्वायर है x का और 49 स्क्वायर है 7 का, तो मैं कह सकता हूं x की वैल्यू आई प्लस माइनस के 7। क्लियर है? x का मान जब हम यहां रखेंगे तो मैं कह सकता हूं बेटा है 7 साल का और पिता उसका 4 गुना, यानी कि 4 गुना में कितने भाई 7, यानी कि सॉरी पिता 4 गुना, यानी कि पिता 28 साल का है और बेटा है 7 साल का। हमारे से कह रहा है 5 वर्ष बाद इनकी आयु का अनुपात। देखो पिता की वर्तमान आयु 28 है, तो ये बताओ 5 साल के बाद पिता कै साल का होगा? 5 साल के बाद पिता होगा 33 साल का। बेटा आज 7 साल का है, तो ये बताइएगा 5 साल के बाद कितने का होगा? 12 का। और हमारे से इन दोनों की आयु का अनुपात पूछ रहा, तो अनुपात में रख दीजिएगा 3 से कट गया 11 बार और 3 से कट गया 4 बार, और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। ये आपका क्वेश्चन नंबर 6। देखिएगा क्या कह रहा है, परसेंटेज का क्वेश्चन है। दो संख्या एक तीसरी संख्या से क्रम से 30% तथा 37% कम है, तो ये आपसे पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने प्रतिशत कम होगी? याद कीजिएगा। देखना ये पहली संख्या मान लीजिएगा, दूसरी संख्या और ये आपकी भाई कौन सी? तीसरी संख्या। हमने आपसे कहा कि दो संख्या तीसरी संख्या से क्रम से, इसका मतलब है पहले वाली संख्या तीसरी से 30% कम है और दूसरे वाली संख्या तीसरी से 37% कम है, यानी कि दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 37% कम है। मैं देख रहा हूं बात परसेंटेज की हो रही है, तो इसीलिए मैंने माना कि तीसरी संख्या हमारी 100 है, क्योंकि पहली और दूसरी संख्या डिपेंड है तीसरी संख्या पर, इसीलिए मैंने तीसरी संख्या को माना कि वो 100 है। तो ये बताओ पहली संख्या 30% कम है 100 से, 100 का 30%, 30, 100 में से 30 कम कर देंगे तो पहली संख्या कितनी आई? 70। ऐसे ही दूसरी संख्या तीसरी संख्या से 37% कम है, 100 का 37%, 37, और 100 में से 37 माइनस करेंगे तो ये आपका निकलेगा 63। क्लियर है? तो ये आपकी पहली संख्या, ये आपकी दूसरी संख्या और ये आपकी तीसरी संख्या। हमारे से पूछ रहा है कि दूसरी संख्या पहली संख्या से कितने परसेंट कम है, यानी कि 63 70 से कितने परसेंट कम है। तो मैं देख रहा हूं यहां 63 70 से 7 कम है। कितनी कम है? 7। अरे नंबर में तो 7 कम है, लेकिन बतानी है परसेंटेज में, तो जिसे हम चेंज करेंगे उसे रखेंगे ऊपर। और पूछ रहा है पहली से कितनी कम है, पहली से कितनी कम है, यानी कि जिस पे पूछ रहा है उसे कहां रखेंगे? नीचे। और परसेंटेज का चिन्ह लगाने के लिए या परसेंटेज में चेंज करने के लिए गुणा में क्या करेंगे? 100। 0077 आपका आंसर निकल का है 10%, यानी कि दूसरी संख्या पहली संख्या से 10% क्या है? कम है। आइएगा देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 7। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। 100 पेंसिल बेचने पर एक दुकानदार को 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होता है। विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, ये मोस्ट इंपोर्टेंट बात आपको बताते हैं। उसका लाभ प्रतिशत कितना है याद कीजिएगा। ध्यान दीजिएगा, जब 100 पेंसिल बेच दी तो 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर लाभ, विक्रय मूल्य के बराबर क्या है भाई? लाभ। कहने का मतलब है जब 100 पेंसिल बिक चुकी थी तो 20 पेंसिलों के विक्रय मूल्य के बराबर क्या था? लाभ। तो हम ऐसे कह सकते हैं जब विक्रय मूल्य के बराबर लाभ होगा, तो जब लाभ होगा तो हम माइनस कर देंगे। हम आपको बताएंगे क्या माइनस करोगे। और जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी, ध्यान रखना, जब विक्रय मूल्य के बराबर हानि होगी तो हम ऐड कर देंगे। क्या कर देंगे? ऐड कर देंगे। यहां विक्रय मूल्य के बराबर हानि है तो क्या करेंगे? ध्यान दीजिएगा, आप 100 में से 20 को हटा दो। जैसे ही आप 100 में से 20 को हटाओगे तो आपका 80 निकल के आया। क्या निकल के आया? 80। और ये 80 ने रूप ले लिया आपके सीपी का, यानी कि 80 में लाभ हुआ 20 का। कितने का? 20 का। और आपको पता है लाभ और हानि की गणना हम हमेशा सीपी पे करते हैं।
यानी कि 20 रुपए का लाभ, 20 रुपए की वस्तु के बराबर का लाभ 80 पर हुआ, और इनटू में क्या कर देंगे जी 100। अगर हम देखने लगे 20 चौका 80 और 4 से 100 कटेगा 25 बार, तो आपका आंसर निकल के आया 25%। आपका आंसर क्या निकल गया 25%। हम ऐसे भी कह सकते हैं, अगर आपकी बात क्लियर नहीं है तो ऐसे भी कह सकते हैं कि जब 100 बेच दी तो उनमें से 20 लाभ की थी, इसका मतलब है सीपी 80 हुआ, तो 20 का लाभ 80 पर गुणा में 100, तो आपका आंसर निकल गया 25%। कॉपी कर लो। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर आपका 8। हम आपसे कह रहे हैं कि 30 मीटर प्रति सेकंड की चाल से जा रही एक रेलगाड़ी 600 मीटर लंबे प्लेटफॉर्म को पार करने में 30 सेकंड का समय लेती है। तो हम आपसे पूछ रहा है रेलगाड़ी की लंबाई कितनी है, ज्ञात कीजिएगा। देखिएगा, जब कोई रेलगाड़ी जाएगी और किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी, तो ऐसी कंडीशन में जो हमारा डिस्टेंस होगा ना, वो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का योग होगा। ध्यान से सुनिएगा, जब रेलगाड़ी किसी प्लेटफॉर्म को पार करेगी तो रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई का जो योग होगा वो हमारा डिस्टेंस होगा। और ध्यान रखना, डिस्टेंस बराबर होता है टाइम इनटू स्पीड के। अगर मैं यहां बात करने लगूं तो मेरे पास स्पीड टाइम दे रखा है, टाइम दे रखा मेरे पास 30 सेकंड, और ध्यान रखना स्पीड दे रखी है 30 मीटर प्रति सेकंड। अगर मैं 30 गुना 30 की गुणा कर दूं तो ये बताओ टोटल डिस्टेंस कितना निकल के आया 900 मीटर। मेरे प्यारे बच्चों, टोटल डिस्टेंस निकल के आया 900 मीटर, और इस 900 मीटर में रेलगाड़ी की लंबाई और प्लेटफॉर्म की लंबाई दोनों का योग है। और अगर मैं दोनों के योग में से अगर मैं प्लेटफॉर्म की लंबाई को माइनस कर दूं तो ये बताइएगा हमारी रेलगाड़ी की लंबाई निकल के आ जाएगी कि नहीं आ जाएगी। तो रेलगाड़ी की जो लंबाई निकल के आई वो निकल के आई आपकी 300 मीटर। कितनी मीटर? 300 मीटर। उम्मीद करता हूं बात आप सभी की समझ में आ गई होगी, क्लियर है। ये रहा क्वेश्चन नंबर आपका भाई 9। साधारण बैच का बड़ा प्यारा सा छोटा सा क्वेश्चन है। करेंगे कैसे? ट्रिक के माध्यम से भी कर लेंगे, और अब चाहो तो कॉन्सेप्ट के माध्यम से भी कर लोगे, कोई दुराई नहीं है। मैं कह रहा हूं कोई धन साधारण ब्याज में 20 वर्ष में 3 गुना हो रहा है, तो कह रहा इसी दर से यह धन कितने वर्षों में 2 गुना होगा। मैं कह सकता हूं 20 साल में 3 गुना, तो कितने साल में 2 गुना होगा। क्लियर है? तो पहले एक छोटी सी ट्रिक से देख लेते हैं कैसे करेंगे, ध्यान दीजिएगा। मैं कह रहा हूं हमें धन 2 गुना करना है, तो जो काम हमें सबसे पहले करना ना, आप उस वैल्यू को सबसे पहले ऊपर रखोगे। अरे जो काम करोगे उसे तो प्रायोरिटी दोगे, तो जो काम यानी कि धन दुगुना करना, धन को रख दिया ऊपर। अब कितना हो चुका है? 3 गुना। जो हो चुका है उसे रखेगी नीचे, यानी कि 3 रख दिया नीचे। अब एक काम करो, एक इसमें से घटाओ, एक इसमें से घटाओ, दोनों में से एक एक घटा दो, तो ये निकल के आ गया आपका 1/2। और आप इस 1/2 की जो हमारे पास टाइम है ना, टाइम कितना है 20 साल, इसमें क्या कर दोगे? गुणा। अरे यो ही हमारा क्या होगा? आंसर। तो आंसर क्या निकल के आया? 10 साल। लेकिन आप अगर कहने लगो कि गुरुजी वो घटाया क्यों? हमने से एक इसमें से ऊपर की वैल्यू में से और नीचे की वैल्यू में से एक क्यों घटाया? तो मैं आपको बता दूं, यहां जो एक है ना, यो काम कर रहा मूलधन का, अमाउंट का, क्योंकि यहां भी सेम मूलधन है और यहां भी मूलधन सेम है, तो हमने धन 1 मान लिया। आप ऐसे भी कह सकते हो, ध्यान दीजिएगा। लो मैं इसे मिटो रहा हूं, हमारा धन 1 है, हो रहा 3 गुना है। अरे ध्यान दो, धन 1 है, हो 3 गुना रहा है, तो ये बताओ कितना हो गया? 3। और इस 3 में एक मूलधन है, तो ये बताओ ब्याज कितना आया? 2। यानी कि 20 साल में 2 रुपए का ब्याज। हमें धन करना दुगुना, यानी कि अमाउंट एक ही है, दोनों तरफ अमाउंट सेम है। अब हमें धन करना दुगुना, तो 1 का दुगुना कितना होगा? 2, और इस 2 में एक मूलधन है, तो ये बताओ ब्याज कितना करना? 1, यानी कि ब्याज क्या बनाना? 1। तो मैं कह सकता हूं 2 रुपए का ब्याज
20 साल में बनता है, तो 1 रुपए का ब्याज कै साल में बढ़ेगा? 10 साल में। और यही हमारा क्या होगा? आंसर होगा। आइए देखते हैं आपका क्वेश्चन नंबर 10। आपका एरिया क्षेत्रफल से क्वेश्चन है। मैं कह रहा हूं एक आयत है, आयत का मतलब आपका रेक्टेंगल है, उसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और इसका विकर्ण यानी कि डायमीटर जो विकर्ण सॉरी इसका जो विकर्ण है उसकी लंबाई 10 सेंटीमीटर है। हम आपसे पूछ रहा इस आयत की परिमिति क्या होगी? तो मैं आपको आयत की परिमिति का फॉर्मूला बता दूं। ये आपका आयत है, पहले क्वेश्चन देख लीजिएगा, क्लियर है। इसकी जो लंबाई है वो 8 सेंटीमीटर है और जो इसका जो इसकी विकर्ण है वो कितना है भाई? 10 सेंटीमीटर। और आयत की परिमाप का जो फॉर्मूला है वो होता है जी 2 ब्रैकेट में l प्लस क्या भाई? b। मैं कह सकता हूं जब परिमाप का फॉर्मूला ये है, l मेरे पास है, तो ये बताओ इस वैल्यू को निकालने के लिए अरे मेरे पास b भी तो होना चाहिए। क्या होना चाहिए? b भी होना चाहिए। तो उसके लिए क्या करेंगे हम? सबसे पहले b की वैल्यू निकालेंगे। b की वैल्यू निकालेंगे कैसे? इस बात को ध्यान दीजिएगा। देखना यहां पे ये आपका एक आधार हुआ और ये आपका लंब हुआ यानी परपेंडिकुलर, और जहां बेस हो, बेस पे लंब हो, तो वहां 19 डिग्री का कोण बनता है। अरे क्या डिग्री का कोण बनता है? 19 डिग्री का। और जहां 90 डिग्री का कोण बना तो वहां बना समकोण त्रिभुज यानी कि राइट एंगल ट्रायंगल। और समकोण त्रिभुज में पाइथागोरस प्रमेय हमें ये कहती है कि इन दोनों की जो लंबाई और चौड़ाई के स्क्वायर का जो योग होगा, अगर हम उसे रूट में रख देंगे तो हमारा विकर्ण निकल कर जाएगा। या इसके स्क्वायर में से अगर मैं इसे इसका स्क्वायर घटा दूंगा तो इस चौड़ाई जो है इसका स्क्वायर निकल कर आ जाएगा। मैं देख रहा हूं 10 का जो स्क्वायर है माइनस क्या कर देंगे भाई? 8 का स्क्वायर। 10 का स्क्वायर 100 आया और 8 का आया 64, तो मैं कह सकता हूं 36 निकल कर आया। और 36 स्क्वायर है किसका? 6 का। तो मैं कह सकता हूं जो हमारी चौड़ाई है, अरे वो चौड़ाई कितनी निकल के आई? 6। हमें निकालनी है इसकी परिमिति, तो रख दीजिएगा आपके पास लंबाई भी है, आपके पास चौड़ाई भी है, और फॉर्मूला है 2 ब्रैकेट में l प्लस b। तो रख दीजिएगा 2 ब्रैकेट में l का मान है 8 और b का मान है 6। 8 और 6 14, और आप 14 की 2 से गुणा करोगे तो आपका आंसर आएगा 28। यानी कि इस आयत की रेक्टेंगल की जो परिमिति है वो निकल के 28 और 28 से आपका क्या होगा? आंसर होगा। उम्मीद करता हूं ये आपको क्वेश्चन पसंद आएगा और वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी और ऐसी ही वीडियो देखना चाहते हो तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को लाइक करिएगा और ज्यादा से ज्यादा सभी बच्चों के पास इस वीडियो को शेयर करिएगा। आखिरी में आपके लिए 4 लाइन बोलता हूं कि मन को छोटा मत कर, सम्मुख है आकाश। मन को छोटा मत कर, सम्मुख है आकाश। बस छूने को चाहिए थोड़ा सा विश्वास। हर मंजिल मिल जाएगी, हर मंजिल मिल जाएगी अगर ले मन में ठान। क्षमता जो हम में छिपी उसको ले पहचान, उसको ले पहचान। नमस्कार।